के क्रम में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो कई सारी घटनाएं हुई, तो उसी में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हमने यहाँ पे लिखी हैं, जैसे कि जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसका कंट्रीब्यूशन भी रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं ने ही लोगों तक खबरें पहुंचाई है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1919 में अमृतसर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें किन नेताओं ने पार्टिसिपेट किया था। तो पूछा जाता है कि किसके नेतृत्व में महिलाओं ने नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन में तिरंगा फहराया था। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो 7 डेज 7 टॉपिक सीरीज में आप सभी का स्वागत है और ये चल रही थी आपकी स्टेट सीरीज जिसमें हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड की हिस्ट्री के बारे में। तो आज का ये टॉपिक आपका आखिरी टॉपिक होने वाला है जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियड के बारे में। हम जानेंगे कि उत्तराखंड में किस प्रकार गोरखा शासन को समाप्त करके ब्रिटिशर्स का शासन स्थापित हुआ और जब फ्रीडम स्ट्रगल हुआ तो उस समय उत्तराखंड के लोगों ने उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया। जिस समय पूरे देश में स्वतंत्रता से संबंधित आंदोलन चल रहे थे उस समय उत्तराखंड में क्या हो रहा था, किस प्रकार यहाँ के लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एलटी में हमारी अपार सफलता के बाद हमने आपके लिए लाए हैं हम नया कोर्स जिसमें हम पढ़ा रहे हैं आपको उत्तराखंड। तो अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां आपकी उत्तराखंड जरूर आएगी। तो अगर आप उत्तराखंड से नहीं है या आप उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंड के बाहर कहीं तैयारी कर रहे हो, चाहते हैं कि उत्तराखंड का एग्जाम दें, चाहे वो पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, ग्रुप सी का कोई भी एग्जाम हो, तो उसमें उत्तराखंड पूछी ही जाती है। तो ये हम आपके लिए कोर्स लाए हैं। इसमें जो क्लासेस हैं वो आपकी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी और अभी आपका अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है। तो देर मत कीजिए, फटाफट जाके हमारे अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पे आप ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो ब्रिटिश शासन जब तक यहाँ चला 1815 से लेके 1947 तक, तो टोटल यहाँ 23 अंग्रेजी कमिश्नर यहाँ हुए। ब्रिटिश कुमाऊं में जो भूमि है उसे थात कहा जाता था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा भी गया था अभी आपके एलटी के एग्जाम में मेरे ख्याल से। तो ध्यान रखना कि थातवान क्या होता है। तो जो भूस्वामी होता था उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही थातवान कहते हैं। खेकर जो है वो थातवान के कृषक होते थे, यानी जो भूस्वामी जिसके पास भूमि है उसके यहाँ जो खेती करेगा उसे बोलते थे खेकर। ठीक है, खेकर आपके 2 टाइप के होते थे। एक हो गए आपके कच्चे खेकर जो जिनके पास कभी भी लैंड नहीं रही, यानी जो कभी भी भूस्वामी नहीं बने, और एक होते थे पक्के खेकर जो पहले तो भूस्वामी थे नहीं, पहले उनके पास लैंड थी, लेकिन अभी क्या है वर्तमान टाइम में उनके पास किसी भी प्रकार की लैंड नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, दूसरों की जमीन पर खेती कर रहे हैं, तो वो पक्के खेकर कहलाए और वो आपके कहलाए कच्चे खेकर। ठीक, सिरती या सिरतान भूमि के जो मालिक हुआ करते थे वो क्या देते थे, वो वार्षिक किराया देते थे जिसे कहते थे टेनेट एट विल। तो इन्हें क्या बोलता था, टेनेट एट विल बोला जाता था। ठीक, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा केवल उन्हीं व्यक्तियों को सिरती या सिरतान के रूप में स्वीकार किया जाता था जो क्या करते थे, बंजर भूमि का विकास करके वहां पर कई सालों से कृषि का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, उसे ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कुमाऊं कमिश्नर क्या करेगा, सिरती या सिरतान के रूप में स्वीकार करता था, भूमि के मालिक के रूप में। ठीक है, अगला है फिर आपका स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड का क्या क्या योगदान रहा, कैसी जो जब घटनाएं हुई उनमें उत्तराखंड के लोगों का क्या योगदान था, उस समय उत्तराखंड में क्या स्थिति थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 1857 की जब क्रांति हुई तो इस समय अभी ताजा 1815 में क्या हुआ है, ये गोरखियानी से आजाद हुआ है उत्तराखंड, और इसे अब अंग्रेजों का जो राज्य है वो बहुत सही लग रहा था, बहुत ज्यादा कुछ खास दिक्कत थी नहीं यहाँ उत्तराखंड के लोगों को उस समय। तो 1857 के आंदोलन का असर उत्तराखंड में बहुत ज्यादा कम रहा, कारण मैंने आपको बता दिया। और दूसरा ये भी है कि उस समय जो कुमाऊं कमिश्नर रैमजे था वो बहुत कुशल था और एक उदार शासक भी था, और जो टिहरी नरेश थे वो अंग्रेजों के प्रति भक्ति थी क्योंकि उन्होंने उनका साम्राज्य उन्हें दोबारा से वापस दिलवाया था। और राज्य में जो शिक्षा है, संचार और यातायात के साधनों की क्या थी, काफी कमी थी, तो इस वजह से भी यहाँ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन पहुंची नहीं 1857 के आंदोलन की कि पूरे देश में क्या चल रहा है। फिर भी कुछ जगहों पर छिटपुट क्या हुए आंदोलन चले अंग्रेजों के खिलाफ। तो इसी में चंपावत जिले के बिसुंग गांव, ये बिसुंग गांव आपका लोहाघाट में है, वहां के व्यक्ति थे कालू सिंह मेहरा। उन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में गुप्त संगठन बनाया और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्या चलाया, उस समय आंदोलन चलाया। तो क्रांतिवीर नाम का इनका एक संगठन था, कालू सिंह मेहरा। अब इन्हें ही उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है। तो कौन है आपका प्रथम फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ उत्तराखंड इज कालू सिंह मेहरा, इसको याद रखना। ठीक है, दूसरा क्या हुआ कि कुमाऊं के क्षेत्र, जहां हल्द्वानी आपका कुमाऊं में ही है, तो हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 को राज्य के लगभग जो 1000 क्रांतिकारी, उन्होंने क्या किया, हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया। फिर अंग्रेजों ने बहुत मुश्किल से
इन लोगों से दोबारा से क्या किया, हल्द्वानी पर अपना कब्जा लिया। ठीक है, तो ये दो घटनाएं हुई 1857 के टाइम पे, आप याद रखना। एक तो कालू सिंह मेहरा ने सीक्रेट तरीके से एक संगठन बना लिया जिसका नाम क्रांतिवीर था और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाना शुरू करा, और कालू सिंह मेहरा को ही पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है। दूसरी घटना हुई कि हल्द्वानी पर लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने क्या करा था, अधिकार कर लिया था। फिर अंग्रेजों ने उन क्रांतिकारियों से दोबारा से हल्द्वानी को वापस अपने साम्राज्य में उसको दोबारा से वापस उनसे छीन लिया। ठीक है, 1857 के बाद राज्य में क्या हुआ, आर्य समाज तथा अन्य संगठनों द्वारा बहुत सारे धार्मिक सामाजिक सुधार किए गए और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया, जिससे क्या हुआ, लोगों में धीरे धीरे करके अब राजनीतिक चेतना का विस्तार होने लगा। और इसी क्रम में 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई। 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होने लगा। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे करके जो कुमाऊं क्षेत्र है वहां पर आपका जो राजनीतिक चेतना है उसका विस्तार होने लगा। अब क्लब बन चुका है तो लोग बातें कर रहे हैं कि क्या चल रहा है पूरे देश में, और अखबार का प्रकाशन होने लगा तो लोग अखबार पढ़ रहे हैं कि भाई अब क्या चल रहा है पूरे देश में, कैसे अंग्रेज देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों का शोषण कर रहे हैं, अपनी जुल्म ढा रहे हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ, धीरे धीरे करके शिक्षा लोगों तक पहुंचने लगी, राजनीतिक चेतना लोगों तक पहुंचने लगी। तो धीरे धीरे करके फिर यहाँ के लोगों में भी देश के प्रति मतलब अंग्रेजों की जो गुलामी है उसके प्रति धीरे धीरे करके चेतना जाग। फिर है 1886 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस का जो दूसरा सम्मेलन था, उसमें कुमाऊं क्षेत्र के ज्वाला दत्त जोशी सहित और भी 2 नेता थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो अब ये कांग्रेस की देखो नया नया संगठन बना था आपका कांग्रेस 1885 में, और जब इसका दूसरा ही सम्मेलन हुआ तो उस समय फिर कुमाऊं क्षेत्र के जो उस समय तक नेता बन चुके थे जैसे कि ज्वाला दत्त जोशी, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब पार्टिसिपेट करके फिर उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ के लोगों को बताया कि भाई ऐसा चल रहा है, ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं। तो 20वीं सदी जब आते आते फिर क्या हुआ, पंडित गोविंद वल्लभ पंत का उदय होना प्रारंभ हुआ और उन्होंने 1903 में हैप्पी क्लब नामक संगठन की स्थापना करी। तो इसमें ध्यान रखना, हैप्पी क्लब की स्थापना किसने करी, पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने करी। कब करी, 1903 में। फिर जिस समय बंगाल विभाजन चल रहा था देश में, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था पूरे देश में, उसका असर उत्तराखंड में भी व्यापक रूप से रहा, और जो बहिष्कार चल रहा था उसमें स्वदेशी अपनाओ विदेशी त्यागो, वो सब आपको उत्तराखंड में भी देखने को मिला। और सरकार की वन नीति का विरोध होने लगा, कई सारे वन आंदोलन हुए, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी, आंदोलन वाली वीडियो आप देख लेना। तो सरकार की वन नीति के विरोध में अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल के जो जनपद है उनमें 1911 से लेकर 1917 के बीच बहुत सारे आंदोलन हुए, और जो नेता थे उन लोगों ने इस वन आंदोलन को भी स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़कर इसे और ज्यादा बड़ा बना दिया। फिर इसी प्रकार राज्य में धीरे धीरे करके जो राजनीतिक चेतना है उसका प्रसार होने लगा, लोग और ज्यादा जागरूक होने लगे, और लोगों को और ज्यादा जागरूक करने के लिए गांव गांव तक राजनीतिक चेतना को पहुंचाने के लिए कुमाऊं क्षेत्र में 1912 ईस्वी में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई। ठीक है, इसके बाद तिलक और बेसेंट ने जो होम रूल आंदोलन शुरू किया था, उसी आंदोलन को विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे, चिरंजी लाल, हेमचंद आदि ने मिलकर राज्य में भी होम रूल लीग आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद जब गांधी जी आए थे तो गांधी जी 1916 में फिर देहरादून की उन्होंने यात्रा करी। अब गांधी जी का आगमन हुआ है तो अपने साथ तो अपनी राजनीतिक चेतना, अपने जो भी दर्शन ज्ञान है वो सब उन्होंने उत्तराखंड में लेके आए, यहाँ के लोगों को उससे परिचित करवाया। तो अब धीरे धीरे करके उत्तराखंड में भी राजनीतिक तरीके से लोग यहाँ के जागरूक होने लगे। फिर धीरे धीरे राज्य की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी शैक्षणिक समस्याएं थी, लोग यहाँ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और समाज में बहुत ज्यादा भेदभाव जो भी हुआ करता था, उन सबको भी दूर करने का प्रयास किया गया। और ये प्रयास गोविंद वल्लभ पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, इन सभी नेताओं ने करा। जैसे कि कुली बेगार आपका आंदोलन हुआ, डोला पालकी आंदोलन हुआ, अछूतो द्वार आंदोलन हुआ, नायक समाज सुधार आंदोलन हुआ। तो ये सारी चीजें आपके क्या हुए, आंदोलन होने लगे। और इसी बीच 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन किया गया। फिर इस कुमाऊं परिषद का विलय आगे चलकर 1926 में कांग्रेस में हो गया। फिर 1918 में बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने बहुत प्रयास करे और गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन करा, और गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का इन दोनों ने गठन करा गढ़वाल साइड में। तो अभी तक तो हम देख रहे थे कि कुमाऊं में कैसे कैसे आपके संगठन हो रहे थे और राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो गढ़वाल में भी इसका असर देखने लगा। तो गढ़वाल के जो आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल है और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा है, इन्होंने गढ़वाल कांग्रेस कमेटी की स्थापना करी 1918 में। और इन्हीं दो नेताओं ने 1919 में जो अमृतसर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1919 में अमृतसर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसमें किन नेताओं ने पार्टिसिपेट किया था। तो याद रखना किसने किया था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। इसके साथ साथ
13 जून से लेकर 4 जुलाई 1929 तक गांधी जी जवाहरलाल नेहरू के साथ इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र का दौरा किया, और ये कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी, भवाली, ताड़ीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और कौसानी कई जगहों पर गए, वहां कई सारी सभाएं करी, और इन्होंने इसके साथ साथ बागेश्वर में एक स्वराज भवन का शिलान्यास भी करा। ठीक है। फिर कौसानी में जब गांधी जी लगभग 12 दिनों तक रहे, और जितनी देर ये रहे, इन्होंने अनाशक्ति योग नाम से गीता पर टीका लिखी। तो पूछा जाता है गीता पर इन्होंने टीका लिखी अनाशक्ति योग नाम से, और इसके साथ साथ ही यंग इंडिया और नवजीवन नामक जो पत्रिकाएं हैं उनके लिए बहुत सारे लेख भी लिखे। इन्होंने उस समय कौसानी में जब ये रहे तो उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा। फिर उसके बाद 16 से 24 अक्टूबर 1929 तक गांधी जी ने फिर गढ़वाल क्षेत्र में बहुत सारी सभाएं करी। तो 26 फरवरी 1930 को टिहरी रियासत को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में क्या हुआ, जगह जगह पर तिरंगा फहराया गया, कई स्थानों पर नमक बनाया गया। 1930 में जो देश है उसमें हमारे सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। गांधी जी ने दांडी यात्रा करके सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी थी, और लोगों से कहा था कि आप नमक कानून क्या करो, तोड़ दो। अब उत्तराखंड में नमक तो नहीं बनता है, तो उत्तराखंड के लोगों ने क्या किया कि जंगल पे जो उनके अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंद कर दिए थे कि आप ये नहीं कर सकते, और विभिन्न प्रकार के लॉज बना दिए थे जंगलात को लेकर, तो उन्होंने उनका विरोध करा। उन्होंने कहा हम इसका विरोध करेंगे। तो उत्तराखंड की जनता ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट किया था, और पुरुषों ने ही नहीं, महिलाओं ने भी क्या किया था, इस आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करा। अब इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किया आपके पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने करा, और जब ये आंदोलन अपने उफान पर पहुंच रहा था तो उस समय कई जगह गिरफ्तारी हुई। इसी क्रम में चंपावत में हर्षदेव ओली को गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें गिरफ्तार कर बरेली भेजा गया, कुछ टाइम के लिए उन्हें सुल्तानपुर जेल में रखा गया, और फिर जब गांधी अरविंद समझौता हुआ आगे चल के तो उस टाइम उन्हें क्या किया, रिहा कर दिया गया। और इसी क्रम में 23 अप्रैल 1930 को नैनीताल में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया, और 26 मई 1930 को गोविंद वल्लभ पंत जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें उस समय 6 माह की सजा हुई, और उनकी गिरफ्तारी के बाद फिर इस आंदोलन का नेतृत्व नैनीताल में इंद्र सिंह नयाल ने संभाला। और साबरमती से दांडी तक की यात्रा जब महात्मा गांधी जी ने करी थी, नमक कानून तोड़ा था, तो उस समय वो अपने 78 सत्याग्रहियों के साथ चले थे। तो इन 78 में से 3 उत्तराखंड के लोग भी थे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इनके नाम पूछे जाते हैं पेपर में, तो आप याद रखना। ये 3 थे ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखा वीर खड़क सिंह खड़क बहादुर। ठीक है, इनको आप इन तीनों के नाम याद रखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पहले भी पूछे गए। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश गढ़वाल में जो पहला राजनीतिक सम्मेलन हुआ वो 1930 में दुगड्डा में। आजादी के तमाम आंदोलन क्या हुए, धीरे धीरे करके गढ़वाल के कोने कोने तक पहुंचे, और इसमें जो दुगड्डा ये जो जगह है इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। दुगड्डा के आंदोलन में जो महत्वपूर्ण जो आपके स्वतंत्रता सेनानी थे वो थे आपके पंडित धनीराम मिश्र, और इनका एक होटल हुआ करता था, राष्ट्रीय होटल था इनका। तो उस होटल में ही सारी रूपरेखा उस आंदोलन की तैयार करी जाती थी। तो ये जो होटल था इनका, ये भी क्या हो गया, एक बहुत ज्यादा अमूल्य धरोहर है। ठीक है, जो पूरी कहानी बयां करती है आपके उस समय के आंदोलनों। चलिए, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में 218 गढ़वाल राइफल्स के जो सैनिक हैं चंद्र सिंह गढ़वाली, तो चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में क्या था, जो अफगान के स्वतंत्रता सेनानी थे उन पर गोली चलाने से उन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया कि हम इन निहत्तों पे गोली नहीं चलाएंगे। और ये जो कांड था आपका पेशावर कांड के नाम से प्रसिद्ध है, और पेशावर कांड जो है उसके नेतृत्व किसने किया था, चंद्र सिंह गढ़वाली ने किया था। ध्यान रखना, इसलिए चंद्र सिंह गढ़वाली बहुत ज्यादा फेमस है। ये इन्होंने भी क्या किया, अपनी तरफ से स्वतंत्रता के संग्राम में इन्होंने पार्टिसिपेट। और पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू, जो कि आपके जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री हैं, इन्होंने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस बनाने की घोषणा कर दी। फिर इसी क्रम में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो कई सारी घटनाएं हुई, तो उसी में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हमने यहाँ पे लिखी हैं। जैसे कि 1930 का जो गाड़ोदिया स्टोर डकैती थी, उसमें भवानी सिंह सहित राज्य के कई और युवक भी शामिल थे, तो भवानी सिंह का आप नाम याद रखना। फिर है सोमेश्वर, जो कि अल्मोड़ा के पास ही पड़ता है, तो वहां पे चनौदा में 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी जी के प्रयासों से गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी। वो गांधी आश्रम अभी भी है वहां, और यही गांधी आश्रम वहां पे क्या बन गया था, उस समय राजनीतिक गतिविधि का केंद्र बना था। और 2 सितंबर 1942 को कमिश्नर ने वहां मौजूद जितने भी कार्यकर्ता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उस गांधी आश्रम पर ताला लगा दिया था। ठीक है, फिर उत्तराखंड में व्यक्तिगत सत्याग्रह जब चला, 1940 के आसपास क्या चला था, पूरे देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह चला था। गांधी जी ने कहा था कि आप क्या करो, अलग अलग अपने अपने लेवल पे क्या करो, सत्याग्रह करो। तो उसका प्रभाव उत्तराखंड पे भी भरपूर रहा। इसमें आचार्य विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहले सत्याग्रही बने, और दूसरे बने आपके जवाहरलाल नेहरू, तीसरे बने आपके ब्रह्मदत्त। और उत्तराखंड
में भी बहुत से लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो उत्तराखंड के जो पहले सत्याग्रही थे वो थे आपके जगमोहन सिंह नेगी, ठीक है। और भागीरथी देवी स्वयं को व्यक्तिगत सत्याग्रही घोषित करने वाली क्या थी, राज्य की पहली महिला। तो पहले पुरुष अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के पहले सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे आपके जगमोहन सिंह नेगी, और पहली महिला सत्याग्रही थी आपकी भागीरथी देवी। और दुर्गा दत्त जोशी जो थे वो आपके कुमाऊं क्षेत्र के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। इन्हें टाडा उज्जैन में 1940 ईस्वी में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह उसमें पार्टिसिपेट किया, और वहां के उस समय जो एसडीएम थे उन्होंने इन्हें दंड दिया और एक साल की सजा सुना दी और 25 रुपए का कुछ इन्हें जुर्माना लगा था। और ब्रिटिश गढ़वाल में देखें तो ब्रिटिश गढ़वाल में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है उसका जो सम्मेलन हुआ वो हुआ आपका डाडा मंडी में। और कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो नायक हैं वो थे आपके प्रताप सिंह नेगी जी, ठीक है। कौन थे, प्रताप सिंह नेगी। और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा चमोली में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो आपको इनको फैक्ट्स है, आपको ये फैक्ट याद रखना। फिर आया आपका जब क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने, तो उस समय उत्तराखंड में क्या क्या स्थिति थी वो देख लेते हैं। तो अगस्त 1942 में उत्तराखंड में कई जगह प्रदर्शन हुआ, हड़तालें हुई, और इसी क्रम में 18 अगस्त 1942 को देघाट जो कि अल्मोड़ा के आसपास है वहां पर पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई बहुत सारी। तो इसमें आपके हीरामणि और हरि कृष्ण क्या हो गए थे, दो शहीद हो गए थे व्यक्ति। इसके साथ साथ अल्मोड़ा के धामदेव सालम में 25 अगस्त और 1942 को सेना और जनता के बीच पत्थर और गोलियों का युद्ध हुआ। इसमें भी आपके दो प्रमुख नेता टीका सिंह और नरसिंह धानक शहीद हुए। तो आपको नाम याद रखना है और कौन सी घटना में शहीद हुए ये भी ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ जो सालम क्रांति है उसकी मूक सहयोगी कहा जाता है जानकी बिष्ट को, क्योंकि जो भी सभाएं हुआ करती थी इससे रिलेटेड वो इनके घर में हुआ करती थी। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपना मूक तरीके से यानी साइलेंट तरीके से इसमें क्या किया था, लोगों को सहयोग किया था। तो ध्यान रखना सालम क्रांति की जो मूक सहयोगी है वो किन्हें कहा जाता है, जानकी बिष्ट को कहा जाता है। ये जो आपका सालम कांड ये है 25 अगस्त 1942 को हुआ था। जो सालम की तरह सल्ट क्षेत्र में भी क्या हुआ, 5 सितंबर 1942 को खुमार नामक स्थान पर ब्रिटिश जो सेना है उसने जनता पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये जो सल्ट था यहाँ पर आपका कांग्रेस का मुख्यालय भी था, और इन गोलियों में आपके गंगाराम और खीमादेव नामक दो सगे भाई थे वो शहीद हो गए। कई सारे लोग घायल हुए जिनमें आपके चूड़ामणि और बहादुर सिंह नेगी थे। तो कुछ दिन बाद फिर इनकी भी डेथ हो गई। ये जो खुमार कांड या सल्ट गोलीकांड है इसे रानीखेत के एसडीएम जॉनसन के आधार पर हुआ था, ठीक है। और ये सल्ट को बारादोली भी कहा था गांधी जी ने, ठीक है। उत्तराखंड का बारादोली किसे कहा जाता है, सल्ट को कहा जाता है, याद। और अभी भी खुमाड़ में, जो खुमाड़ आपकी जगह है सल्ट में, वहां पे प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शहीद स्मृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन में कई जगह नैनीताल चमोली में जो आपके डाक बंगले हैं या सरकारी इमारतें उनको जलाया गया और बहुत उग्र लोगों ने प्रदर्शन किया। इसके साथ साथ ही जो सिलांगी में, या सिलांगी आपकी जगह है गढ़वाल में, वहां के सदानंद कुकरेती ने राष्ट्रीय विद्यालय देवकीनंद पांडे और भागीरथ पांडे ने ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना करी, ठीक है। तो इसी दौरान जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो इसी दौरान शिलांगी जो कि आपके गढ़वाल में, यहाँ पर सदानंद कुकरेती ने राष्ट्रीय विद्यालय की और देवकीनंद पांडे और भागीरथ पांडे ने ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना करी, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना। फिर महिलाओं की क्या क्या भूमिका रही इसमें ये देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी वीरांगनाएं थी जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में पार्टिसिपेट किया था। उत्तराखंड की महिलाओं के बारे में बात करेंगे तो उत्तराखंड की महिलाएं बहुत ज्यादा सक्रिय रही पूरे आंदोलन में। तो इस आंदोलन के दौरान आपकी कुंती वर्मा हो गई, पद्मा जोशी, कुंता देवी रावत, दुर्गावती पंत, भागीरथी देवी, तुलसी देवी, भिवेड़ी देवी, भक्ति देवी, भागुली देवी, कई सारी जो महिलाएं थी वो विशेष रूप से इस आंदोलन में सक्रिय थी। नमक सत्याग्रह के दौरान नैनीताल में विमला, जानकी, भागीरथी, शकुंतला, सावित्री और पद्मा जोशी जो थी बहुत ज्यादा सक्रिय रही है। इसमें ये घटना जो है आपकी ये ध्यान रखना कि नमक सत्याग्रह जब हो रहा था तो उस समय अल्मोड़ा की नगरपालिका भवन पर बिश्नी देवी साहा के नेतृत्व में कुंती वर्मा, जीवंती, मंगला और रेवती आदि जो महिलाएं, उन्होंने क्या किया था, नगरपालिका का जो भवन था उस समय का अल्मोड़ा का, वहां पे उन्होंने तिरंगा फहराया था। तो ध्यान रखना बिश्नी देवी शाह का नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किसके नेतृत्व में महिलाओं ने नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगरपालिका भवन में तिरंगा फहराया था। तो किसके नेतृत्व में, बिश्नी देवी शाह की लीडरशिप में, इसको आप याद रखेंगे। और इसी क्रम में महिलाओं का जो आंदोलन है उसको दबाने के लिए 19 फरवरी 1932 में राज्य की लगभग जो 8 महिलाएं हैं उन्हें लखनऊ जेल में भेज दिया गया था और कुंती वर्मा जो थी उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश
जारी कर दिए गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मालती देवी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में देश सेवक संगठन से ये सारी महिलाएं जुड़ी हुई थी, जिनका नाम था विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती, भागीरथी। तो इन सभी महिलाओं ने क्या करा, जो रेल संपत्ति उसको बहुत ज्यादा क्षति पहुंचाई और इसके लिए इनको 15-15 वर्ष की सजा सुनाई गई। और इसी के साथ 1941 में गांधी जी की विदेशी शिष्या थी, जिनका नाम था सरला बहन। ये रहने वाली वैसे बेसिकली इंग्लैंड की थी और इनका जो मूल नाम था वो था कैथरीन हेलीमन। पूछ लिया जाता है कई बार इनका नाम, मूल नाम क्या था, तो सरला बहन का मूल नाम था कैथरीन हेलीमन। सरला बहन तो उनको महात्मा गांधी जी ने नाम दिया था। ठीक है, तो इन्हें अल्मोड़ा भेजा गया। इन्होंने कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना करी। तो ध्यान रखना, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने करी, कैथरीन हेलीमन ने करी या सरला बहन ने करी, एक ही बात है। तो इन्होंने इस आश्रम की मदद से लोगों को कताई बुनाई सिखाई और उसके साथ साथ, कताई बुनाई सिखाने के साथ साथ ही महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी तैयार किया, उन्हें जागरूक। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सरला बहन है, उन्हें प्रशासन द्वारा अल्मोड़ा की सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा भी दे दी गई। सरला बहन के सहयोगी थी आपकी तुलसी देवी। इन्होंने कई सारी महिलाओं को संदेश दिया और बोला था कि रो नहीं आगे बढ़ो, और इस प्रकार की इन्होंने क्या, रो नहीं आगे बढ़ो, ठीक है। और इस प्रकार इन्होंने महिलाओं को क्या किया, प्रेरणा दी। लक्ष्मी आश्रम से 2 सगी बहनें जुड़ी थी, कमला और बसंती। इन्होंने भी बहुत ज्यादा आंदोलन के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभाई। इसी के साथ साथ ही गांधी जी की एक और विदेशी शिष्या थी, जिनका नाम था मीरा बहन। इन्होंने ऋषिकेश में पशु लोक की स्थापना करी और इन्होंने भी वही काम करा जो आपकी सरला बहन काम कर रही थी। इन्होंने भी महिलाओं को जागरूक कर। अब देखो, जो पत्र पत्रिकाएं हैं उसका कंट्रीब्यूशन भी रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं ने ही लोगों तक खबरें पहुंचाई हैं, उनको जागरूक करा है और उनके खून में कह सकते हो आप तरीके से उबाल लेके आए हैं। तो इसमें स्वतंत्रता आंदोलन के समय उत्तराखंड से जो निकलने वाली पत्र पत्रिका है, बहुत सारी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो उस समय आपका समय विनोद जो है वो उत्तराखंड का प्रथम समाचार पत्र था। ध्यान रखना, कौन सा, समय विनोद। इसका प्रकाशन जयदत्त जोशी द्वारा नैनीताल से किया जाता था। 1868 से 78 के मध्य क्या हुआ, इसका प्रकाशन हुआ है आपका। फिर अल्मोड़ा का जो डिबेटिंग क्लब बुद्धि वल्लभ पंत ने, उसमें 1871 से अल्मोड़ा अखबार का साप्ताहिक प्रकाशन शुरू करा। यानी कि वीक में आपका ये वीकली आपका ये न्यूज़पेपर छपता था, अल्मोड़ा अखबार, और इसके संपादक थे बुद्धि वल्लभ पंत। ठीक है, इसको ध्यान। और इसी के साथ साथ 1918 के होली के अंक में संपादक बद्रीदत्त पांडे ने गजल के माध्यम से क्या किया था, तत्कालीन जो कमिश्नर थे उस पर प्रहार किया था, जिससे क्या हुआ, इस अखबार पर फिर जुर्माना लगा दिया गया और फिर यह अखबार आपका बंद हो गया। अल्मोड़ा अखबार को उत्तराखंड की पत्रकारिता में प्रथम ईंट भी कहा जाता है। अल्मोड़ा अखबार जब बंद हो गया तो उसके बाद बद्रीदत्त पांडे ने 1918 में शक्ति नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ कर दिया। इसके बाद 1901 में देहरादून में कूली बेगार प्रथा के विरुद्ध संगठन गठित हुआ था, जिसका नाम था गढ़वाल यूनियन। उसने 1905 में देहरादून से पंडित गिरजादत्त नेथानी के संपादकत्व में, यानी कि पंडित गिरजादत्त नेथानी क्या थे, संपादक बने उसके गढ़वाली नामक अखबार के। तो एक अखबार का प्रकाशन हुआ जिसका नाम था गढ़वाली, और इस अखबार के जो संपादक थे वो थे आपके पंडित गिरजादत्त नेथानी, और ये संपादन शुरू हुआ 1905। बहुत बार बंद करने का प्रयास करा टिहरी रियासत ने, लेकिन ये कभी भी बंद नहीं हुआ। एक और पत्रिका आती थी आपकी जिसका नाम था स्वाधीन प्रजा। इसके जो संपादक थे वो थे आपके मोहन जोशी। इस पत्रिका की शुरुआत हुई आपकी फरवरी 1930। इसके साथ साथ सन 1939 में लैंसडॉन से आपके भक्त दर्शन और भैरव दर्शन के संपादन में कर्म भूमि प्रकाशित होनी प्रारंभ हुई, और 1941 में एक मासिक पत्रिका, यानी कि जो मंथली आपकी जो मैगजीन आती है उसका प्रकाशन शुरू हुआ, जिसका नाम था आपका युगवाणी। तो इन सभी पत्र पत्रिकाओं ने मिलकर क्या करा, आंदोलन को बढ़ाने का प्रयास, बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। तो आप याद रखना किसका प्रकाशन, किस पत्रिका का प्रकाशन किसने करा, उसके संपादक कौन थे। अब देखते हैं कि जो आजाद हिंद फौज जो कि कैप्टन मोहन सिंह द्वारा गठित की गई थी और आगे चल के जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने करा, तो इस फौज में उत्तराखंड के युगों का क्या योगदान था। तो आजाद हिंद फौज के जो कुल टोटल सैनिक थे उसमें से लगभग 12% सैनिक, यानी कि 2500 के आसपास जो सैनिक थे वो केवल उत्तराखंड के ही थे। ठीक है, बुद्धि शरण रावत जो थे वो नेताजी के निजी सहायक थे, और पृथ्वी शरण रतूली वो क्या थे, कर्नल थे। तो ये तो आपके 2 ऐसे लोग थे जो बहुत ऊंची पोस्ट पे थे, यानी बड़ी पोस्ट पे थे, एकदम आंदोलन का आपका नेतृत्व भी कर रहे थे। इसी के साथ साथ सूबेदार लेफ्टिनेंट चंद्र सिंह नेगी को सिंगापुर स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल जो है उसका कमांडर नियुक्त किया गया था, और जबकि जो मेजर देव सिंह दानू थे वो नेताजी के अंगरक्षक बटालियन में
कमांडर थे। ठीक है, ज्ञान सिंह बिष्ट और महेंद्र सिंह आपके, ये भी आपके आजाद हिंद फौज के एक वीर योद्धा थे जो कि इस युद्ध में शहीद भी हो गए। तो अब हम बात करेंगे कुछ सामाजिक आंदोलनों की। तो सबसे पहला इसमें सड़क आंदोलन। तो सड़क आंदोलन क्या था, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। 1940 के लगभग जो गढ़वाल की जनता है उसने सड़क बनाने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया। ये आंदोलन ये कर रहे थे क्योंकि इन्हें गरुड़ से लेकर कर्णप्रयाग और लैंसडाउन से लेकर पौड़ी तक क्या चाहिए थी, सड़क चाहिए थी। तो सड़क बनाने के लिए क्या किया था, लोगों ने मूवमेंट किया था 1940 में। फिर एक आपका आंदोलन चला था कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन। तो ये आंदोलन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसमें क्या था कि अल्मोड़ा के जो बडियार रेत या लमगड़ा गांव है, वहां पर क्या हुआ कि एक बैल के दोनों कानों पर फुल्ली लगाकर ऋण ले लिया गया। तो इसमें हुआ क्या कि होता क्या था कि बैल जब मर जाता था तो बैल का पहले बीमा कराया, फिर जब वो मर गया तो उसके बाद बीमा से राशि जो मिलती थी वो क्या करते थे, जो भी बैल का मालिक होता था वो हड़प लेता था, उसको मिलती थी। ठीक है, तो इसमें ही वो लोग क्या करा कि उन्होंने बैलों के अब बैलों को पहचानने के लिए उनके कान पर क्या लगाई जाती थी, फुल्ली लगाई जाती थी, मार्क बनाया जाता था। अब उसने क्या किया, अपने बैल के दोनों एक बार एक कान काटा और बताया कि मेरा बैल क्या है, मर चुका है, तो बीमा की राशि एक बार हड़पी। दूसरी बार उसने कहा कि दूसरा कान काट दिया बैल का और बोला कि मेरा बैल मर चुका है, सबूत के तौर पर उसका कान दिखा दिया। और इस प्रकार उसने 2 बार क्या करा, एक ही बैल को 2 बार मारकर, मतलब मारा नहीं बैल, बस उसके कान काटकर बीमा की राशि हड़प ली। तो इस प्रकार से लोग क्या करने लगे थे कि अपने बैलों का बीमा करा रहे थे, उसके बाद उनके कान काटकर पैसे हड़प ले रहे थे बीमा के। तो ये जो भ्रष्टाचार है, जो संघर्ष वाहिनी थी, उसने क्या करा, ये जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाई और भ्रष्टाचार के प्रतीक के रूप में जो कनकटा, वो जो बैल था, उसे अल्मोड़ा, नैनीताल सहित उत्तरांचल के कई जनपदों में घुमाया और बैल को दिल्ली ले जाकर भी जो भ्रष्टाचार हो रहा था, करप्शन हो रहा था, उसको खोलने का प्रयास किया। तो यही आपका कनकटा बैल बनाम भ्रष्टाचार आंदोलन। अगला जो आंदोलन है वो है आपका कोटा खर्रा मूवमेंट। इस मूवमेंट का उद्देश्य था कि जो तराई के क्षेत्र है वहां पर सीलिंग कानून को तोड़कर भूमिहीन तथा किसानों को क्या दी जाए, भूमि वितरित की जाए। तो ये इसका आंदोलन का मेन उद्देश्य था। ठीक है, कोटा खर्रा आंदोलन। अगला जो आंदोलन है वो है शराब विरोधी आंदोलन। तो शराब विरोधी आंदोलन तो अभी भी राज्य में बहुत सारे चलते हैं। पहाड़ की जो महिलाएं हैं वो परेशान ही इसी वजह से है, शराब की वजह से, क्योंकि पुरुष क्या करते हैं, बहुत ज्यादा शराब का सेवन कर लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स, मतलब आदमी इतना शराब पीते हैं कि वो अपने बच्चों की फीस तक के पैसे शराब में पी जाते हैं। ठीक है, उनको जो पैसे गवर्नमेंट देती है उनकी बुक्स के लिए, उसके लिए, तो उनके हाथ वो लग जाते हैं, तो उसकी भी वो क्या करते हैं, शराब पी जाते हैं। तो ये समस्या तो अभी भी है हमारे उत्तराखंड में। ठीक है, और वैसे उत्तराखंड के जो लोग हैं उनका सबका सादा जीवन है, ज्यादा कुछ सीधे साधे सिंपल से लोग होते हैं, लेकिन ये शराब एक ऐसी इतनी ज्यादा बुरी चीज है जिसने लोगों के बहुत सारे परिवार क्या करे हैं, पूरे बर्बाद कर दिए लोगों के। ठीक है, तो उस समय भी आंदोलन चला आपका शराब विरोधी आंदोलन। तो इसके जो परिणाम थे वो सारे महिलाओं को ही भुगतने पड़ते थे, क्योंकि उन्हें ही फिर खेत संभालने, बच्चे संभालने, पुरुष ने तो कुछ करना नहीं है। शराब पी के जो भी आ रहा है घर में उसको भी वो खराब कर देते। तो महिला संगठनों ने कई सारे आंदोलन, नशा मुक्ति आंदोलन क्या करे, उत्तराखंड में चलाने शुरू करे। और आंदोलन को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो बीच बीच में शराबबंदी लागू करती है और शराबबंदी फिर से चालू कर देती। तो आज भी क्या हो रहा है, आज भी आप जाओगे पहाड़ों में या कहीं भी, जो पहाड़ी लोग हैं उनकी दिक्कत ही यही है सबसे ज्यादा कि शराब जो है वो उनके पूरे जीवन को, यानी वो शराब को नहीं पीते, शराब उन्हें ही पी जाती है। ठीक है, तो आज भी हमारा जो राज्य है वो इस समस्या से अभी भी जूझ रहा है और अभी भी गाँव में, पहाड़ों में और इवन शहरों में भी क्या होते हैं, इसके खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन होते रहे। 1984 में इस उत्तराखंड में संघर्ष वाहिनी भी शामिल हो गई और संघर्ष वाहिनी ने इसका नेतृत्व किया और उसको संभालते हुए उसने कहा कि नशा नहीं, क्या दो, रोजगार दो, और इसका नारा दिया और इसे पूरे राज्य में फैला दिया। आंदोलन के परिणाम स्वरूप 1984 में अल्मोड़ा, नैनीताल और कई जिलों में शराबबंदी लागू कर दी गई। लेकिन फिर क्या हुआ, आंदोलन ठंडा पड़ गया और शराब की पुनः बिक्री होने लगी। अभी भी क्या होती है, शराब की पुनः बिक्री होती है। शराब की दुकान के सामने लिखा रहता है कि इससे कैंसर हो सकता है, ये आपके लिए जानलेवा है, बट फिर भी लोग पीते हैं। ठीक है, और इतना पीते हैं कि शराब फिर उन्हें ही पी जाती है और अपना पूरा परिवार बर्बाद कर देते हैं। अगला जो आंदोलन है वो है आपका विश्वविद्यालय आंदोलन, यूनिवर्सिटी मूवमेंट। तो जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद राज्य में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए छात्रों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया और आंदोलन को देखते हुए एनडी तिवारी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 1955-56 में विश्वविद्यालय संबंधी एक प्रस्ताव रखा। इसमें सरकार ने नैनीताल में एक विश्वविद्यालय खोलने का मन बनाना शुरू करा। तो गढ़वाल के लोगों ने उसे क्या कहा कि अब उसे क्या करो, गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित, और कुमाऊं मंडल के लोगों ने कुमाऊं क्षेत्र में, नैनीताल में स्थापित करने के लिए आंदोलन करने लगे।
ठीक है, कि गढ़वाल वाले कहने लगे कि गढ़वाल में विश्वविद्यालय बनाओ, कुमाऊं वाले कहने लगे कि कुमाऊं में विश्वविद्यालय बनाओ, क्योंकि शिक्षा तो दोनों को ही चाहिए। तो बाद में जो एनटी तिवारी है उन्होंने क्या करा, उन्होंने दोनों क्षेत्रों में, कुमाऊं में भी और गढ़वाल में भी विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को सरकार ने मान लिया और इसी के साथ 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जहां से बहुत सारे कुमाऊं के लोगों को डिग्री मिली होगी। सारे कुमाऊं के जो बच्चे लगभग उन्होंने अगर बीए एमए ग्रेजुएशन की डिग्री ली है तो कुमाऊं विश्वविद्यालय से मिली होगी, जो कि नैनीताल में करी गई स्थापना, और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई आपकी श्रीनगर। इसके बाद एक और आपका समाज सुधार आंदोलन चला था, नायक समाज सुधार आंदोलन। तो नायक आपकी, मैंने नायक जाति की बात करी थी कि जब आपके जो चंद वंश के राजा थे उस समय चंद वंश के टाइम पे जो आपका युद्ध हुआ था, तो उसमें 12 साल तक युद्ध हुआ था वो युद्ध। तो उसमें जो चंद सैनिक थे वो बहुत एक लंबे समय तक बॉर्डर में रहे, तो उनके जो संबंध बने, अवैध संबंध बने नेपाल की महिलाओं के साथ, उससे जो संतानें पैदा हुई उनको समाज ने एक्सेप्ट नहीं करा। ठीक है, अब समाज ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा तो उनकी एक अलग जाति बन गई और वो कहलाए नायक जाति। तो इस जाति की सबसे बेकार परंपरा ये रही, जो कलंक है एक समाज पर ही, कि समाज में कन्याओं का विवाह नहीं किया जाता था। तो कन्याओं का विवाह नहीं किया जाता था, उन्हें वैश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर किया जाता था। अब ये उस समाज की भी मजबूरी रही होगी, क्योंकि देखो उच्च जो नायक जाति है उसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा। उसने कहा कि नहीं भाई, तुम तो अवैध संतानें हो। अब उनको एक्सेप्ट नहीं करा तो उनकी शादियों में दिक्कत, उन्हें रोजगार भी नहीं मिला होगा ऑब्वियसली। तो उनके पास एक ही फिर ये जरिया मुझे लगता है ऐसा बचा होगा, क्योंकि तभी ऐसा हुआ होगा क्योंकि कोई भी पेरेंट्स खुद से तो अपनी कन्या को इस प्रकार के दलदल में नहीं धकेलेगी। तो फिर धीरे धीरे करके ये एक परंपरा बन गई होगी। तो अब ये क्या हुआ, उनकी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गई। और ये जो आपका इस समाज की जो ये परंपरा थी, ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत कलंक बन गई उसके माथे में, कि लोग, परिवार क्या कर रहे हैं, खुद ही अपनी बच्ची को इस दलदल में धकेल रहा है, वैश्यावृत्ति के दलदल में। तो इसके खिलाफ कई सारे फिर आंदोलन हुए, नायक समाज सुधार आंदोलन हुए। नायक जो जातियां थी वो उत्तराखंड के बहुत सारे हिस्सों में निवास किया करती थी, जैसे कि नैनीताल, अल्मोड़ा, गढ़वाल के जिले में जैसे रामगढ़, कटारमल, नैनी, सिंचौड़, गंगोल, बल्दिया, कालीकाट, लंगूट, उदयपुर, तल्ला, इन सभी में क्या थी, नायक जातियां निवास किया करती थी। इस समाज के उत्थान के लिए जो सबसे पहला कदम उठाया वो उठाया दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती आपके आर्य समाज के फाउंडर थे। आर्य समाज द्वारा इनके उत्थान के लिए पहला कदम उठाया गया कि इनको और रोजगार दिया जाए जिससे ये वैश्यावृत्ति छोड़ दे। इसके बाद कुमाऊं परिषद, प्रयाग सेवा समिति, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने भी नायक समाज सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सामाजिक और सरकारी जो तंत्र है उसकी मदद से समाज की इस कुप्रथा को क्या किया, एट लास्ट दूर कर दिया गया। नायक जाति की उत्पत्ति के संबंध में कई सारे मत हैं। एक तो मैंने आपको बताया है कि भारती चंद के समय जब नेपाल और चंद वंश के बीच में युद्ध चला था तो उस समय बहुत साल तक, लगभग 12 वर्षों तक चंद सैनिकों को वहां पे रहना पड़ा था, जिस कारण इन जातियों की उत्पत्ति हुई थी। और खश परिवार विधि के लेखक लक्ष्मीदत्त जोशी का मानना है कि जो नायक थे वो क्या थे, खश थे। ठीक है, यानी वो खश जनजाति से संबंध। और युद्ध के दौरान ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ, युद्ध के दौरान ऐसी बहुत सी कई बार ऐसी घटनाएं होती। जब आपका चीन और जापान युद्ध हुआ था तो वहां भी जापानी सैनिकों द्वारा चीनी महिलाओं से अवैध संबंध बनाए गए थे। और इसी से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो एटकिंसन का मत है वो सही है कि अवैध संतानों को उस समय क्या हुआ, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि अवैध संतानें थी, उस समय का जो समाज है उसने उसे एक्सेप्ट नहीं करा। और उसने देखो सोसाइटी ने उसे एक्सेप्ट नहीं करा तो उसने कितनी पीढ़ियों को दलदल में धकेल दिया और खुद ही अपना समाज क्या कर लिया, खुद ही अपने समाज में एक तरीके से खुद ही अपने समाज में इनवाइट कर लिया एक प्रकार की कुरीति को। ठीक है, और कुछ लोगों का जीवन नरक बना दिया बस इसलिए क्योंकि समाज ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं करा। अगर समाज उस समय उन्हें एक्सेप्ट कर लेता तो न ही आपकी ये जो प्रथा है ये आती और न ही हमारे उत्तराखंड में ये उस समय कलंक बनता और न ही इतनी सारी लड़कियों का, इतने सारे लोगों का जीवन खराब होता। तो समाज ऐसा करता रहता है। और इसमें आपकी एक किताब है जो बद्रीदत्त पांडे की कुमाऊं का इतिहास, उसके अनुसार रामगढ़ के नायक को चंद राजाओं के समय अपनी देवदासियों से उत्पन्न संतानें भी मानते हैं। ठीक है, कि चंद राजाओं के समय जो देवदासियां हुआ करती थी, उनसे जो उत्पन्न संतानें हैं वो क्या थी, वो शायद ये नायक समाज थी। तो कई सारे अलग अलग इसमें आपके अलग अलग इतिहासकारों का मानना अलग अलग है, तो आप उन सबको ध्यान रखिएगा। और बस आप मेन ये ध्यान रखिएगा कि नायक समाज सुधार आंदोलन क्या। ठीक, और इसी क्रम में नायक समाज में सुधार करने के लिए इसी क्रम में एक नायक सुधार समिति की स्थापना हुई 1919 में। ठीक है, और इस आंदोलन में कुमाऊं परिषद, प्रयाग सेवा समिति, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आर्य समाज ने इसका सबसे पहले इस कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया था।
और इन संस्थाओं से कई सारे व्यक्ति भी जुड़े थे, जैसे कि हृदयनाथ कुंजरू, गोविंद वल्लभ पंत, बद्रीदत्त पांडे, चतुर सिंह, दीवान सिंह, किशन सिंह, जंग बहादुर, इंद्र सिंह। तो इन सभी लोगों ने समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे कार्य। इसके अलावा जो आपका अल्मोड़ा अखबार है और शक्ति जो अखबार था, उसने भी क्या करा, इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नायकों के गांव में जाकर उनके लिए स्कूल खोले गए, नायक बालिकाएं थी उनको शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया, ताकि वो शिक्षा प्राप्त करके कुछ और रोजगार प्राप्त कर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके और इस जीवन को जिए, ना कि केवल गलती से, उनकी कोई गलती भी नहीं, उस सोसाइटी में वो पैदा हो गए तो उनकी गलती यही है, और इसी वजह से वो वैश्यावृत्ति में न जाकर पढ़ लिख कर क्या करें, अपने जीवन को संवार सके। तो अंत में हर अपने जीवन को संवारने का आपके पास एक ही टूल है, वो है शिक्षा। अगर आप किसी का जीवन सुधारना चाहते हो तो उसे शिक्षित कर दो, उसे अगर शिक्षा दे दोगे तो वो अपने जीवन को खुद भी, अपने जीवन को भी सुधारेगा, उसके संपर्क में जो जो व्यक्ति आएंगे उनका जीवन भी सुधरे। तो इसी के साथ एक कानून बना आपका नायक बालिका रक्षा कानून। नायक जाति की कुप्रथा को रोकने के लिए राय बहादुर डॉक्टर मशाल सिंह द्वारा प्रांतीय काउंसिल में एक प्रस्ताव पेश किया गया और एक कानून बनाने की मांग की गई। और इस प्रस्ताव को संज्ञान में लेते हुए जो समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने नवंबर 1924 में एक समिति का गठन किया। इस समिति के सदस्य थे आपके मशाल सिंह, गोविंद वल्लभ पंत, मुकुंदी लाल, ब्रजनंदन, चामू सिंह, चतुर सिंह, जंग बहादुर सिंह। और 1929 में ये नायक बालिका रक्षा कानून क्या हुआ, पारित हो गया। इस कानून के अनुसार 18 वर्ष से जो छोटी कन्याएं हैं उनसे वैश्यावृत्ति करवाना बंद करवा, ठीक है। इस कानून से वैश्यावृत्ति का अंत तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय के लिए जो छोटी कन्याएं हैं उनको थोड़ी राहत मिल गई। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे 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 करके बहुत सारे सामाजिक प्रयास हुए जिनकी चर्चा अभी हमने आगे करी है। तो उसके बाद बहुत एक लंबे समय के बाद वैश्यावृत्ति का अंत हुआ और उन्हें भी फिर मुख्य धारा में जोड़ लिया। तो आशा करती हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।